का इंटरव्यू स्पेशल इंटरव्यू है। नजम सेठी साहब से हम गपशप मारेंगे। नजम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको यू नो फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव आपको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने 100 टेस्ट तो खेले नहीं और ना ही आप राइट आर्म बाउंसर करते हैं। सही है, सही है। पॉलिटिक्स में आपकी चिड़िया है। मेरा पहला सवाल ये है कि क्रिकेट में अभी तक आपने कोई चिड़िया पाली है या नहीं है, या इरादा है? यार बहुत जबरदस्त सवाल है। उसकी वजह यह है कि ये ऐसी एक माहौल है यहाँ पीसीबी में और क्रिकेट में कि एक चिड़िया बनती ही नहीं। जो बनाता हूँ वो बिट्रे कर देती है। जहाँ पैसा ज्यादा काटने की कोशिश नहीं, पर मैं काटने के जाता हूँ तो पता लगता है वो चिड़िया भाग गई है, किसी से पैसे लेके भाग गई। अंदर की सारी खबर बाहर देती है, बाहर की खबर अंदर देती कोई नहीं। अच्छा, ये फील्ड आपके लिए इसलिए थोड़ा सा मुख्तलिफ है और मुश्किल था क्योंकि आपकी बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म से आप यहाँ पे आए हैं। मगर देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू टेलीविजन मीडिया में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आपको कैमरे की समझ है, आप शो करते हैं बड़ा भरपूर। तो ये क्रिकेट की ट्रांजिशन में मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ब्लैंकेट किस्म की होती है एप्लीकेशन? नहीं, बिल्कुल मैनेजमेंट के जो उसूल हैं वो क्रिकेट में भी यूज हो सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। पहले तो मैं क्लियर करूं कि मेरी सिर्फ बैकग्राउंड मीडिया की नहीं है। मेरी बैकग्राउंड है एज एन एकेडमिक। मैंने यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी बाहर, तो आई एम अ ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मैन। उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया, सो आई हैव डन बिजनेस आल्सो एंड आई स्टिल हैव 4 or 5 कंपनीज। उसके बाद मैं मीडिया में आया और मीडिया में भी अपनी बिजनेस की, मैनेजमेंट भी की, उसकी सेटिंग अप भी की और जर्नलिज्म भी की। उसके बाद फिर टीवी पे आ गए, तो एंड देन नाउ इन पीसीबी। सो आई हैव अ बैकग्राउंड व्हिच इज प्रीटी मिक्स्ड। इट्स एकेडमिक, इट्स पॉलिटिकल, इट्स मीडिया, इट्स बिजनेस। सो यहाँ जब मैं आया तो मेरा इरादा तो आने का था नहीं। वो तो अब सबको पता है कहानी, धक्का दे दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कहा कि 3 महीने के लिए जैसे आप वहाँ गए थे चीफ मिनिस्टर बन के, आपने जाके वहाँ इलेक्शन करवा दी अच्छी, और अब आप यहाँ जाके पीसीबी में इलेक्शन करा दे और एक नई आइन दे दें। मैं तो वो खाते में आया था, मुझे क्या पता था यहाँ जिस किस्म का गंद यहाँ पड़ा हुआ था। ऐसे तो ना कैसे? नहीं, ऑनेस्टली गंद, टोटल गंद, इतना गंद था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। किसी दिन मैं लिखूंगा और मैं आपको प्रूव करूंगा कि इतना गंद था। मगर फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला। जब भी मैं छोड़ना चाहा तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, पूरा काम करके जाएं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छा, तो मतलब मेरा है कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंजेस हैं? रमीज, इतने चैलेंजेस हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आफ्टर ऑल मैनेजमेंट का ताल्लुक है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ। लोगों के साथ काम करना पड़ता है, लोगों से काम लेना पड़ता है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है। मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ एक पीसीबी के अंदर एक पुराना एक वेस्टेड इंटरेस्ट चल रहा था, और उसका बेसिक, उसका लबोलबाब यही था कि किसी चीज़ को चेंज ना करें, स्टेटस को मेंटेन करें। अच्छा, अब स्टेटस को चेंज करने के लिए मैनेजमेंट भी, पर्सनल भी चेंज करने पड़ते हैं, माहौल भी चेंज करना पड़ता है, नई पॉलिसीज लानी पड़ती हैं। तो इस सारे सिलसिले में बड़ी दुश्वारी हुई और बहुत से प्रॉब्लम्स थे और अभी भी चल रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनको निपट रहे हैं और उनको संभाल रहे हैं। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना एजुकेट करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा। रमीज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हुआ ये है कि बचपन में तो बड़ी क्रिकेट खेली स्कूल लेवल तक, उसके बाद पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गए, क्रिकेट में सिर्फ देखने तक। आप लोगों को देखते थे, यू आर हीरोज, यू स्टिल आर, और कोई मैच कभी नहीं मिस हुआ। मगर जब मिड लाइफ में, लेट 90s में थोड़ा सा क्रिकेट में दिलचस्पी कम हो गई, बिकॉज कारोबार ज़्यादा हो गया एंड बिजनेस एंड मीडिया, मगर इंटरेस्ट रहा। ये कभी नहीं सोचा था, ये दिमाग में भी ये बात नहीं आई थी कि पीसीबी में जाके क्रिकेट के लिए कुछ करना है। तो वो एज आई सेड, इंटरेस्ट हमेशा था, बट नॉलेज थी प्योरली ऑफ द गेम की नॉलेज थी, और वो भी नॉलेज खेली भी थी और फॉलो की भी थी। आप लोगों की बातें सुन सुन के, कमेंट्री सुन सुन के, मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो हम कमेंट्री सुनते थे उमर कुरैशी साहब की और जमशेद माकर साहब की और इफ्तिखार की, आपको याद है? और मुझे उस वक्त रेडियो कमेंट्री होती थी, तो मुझे याद है व्हेन आई वाज 10 year old, तो घर में जो कोई मेहमान आते थे
तो मेरे वालिद साहब कहते थे इनको कमेंट्री करके सुनाओ ना। रियली? तो मैं वहां फिर पूरी बॉल बाय बॉल इमेजिनरी कमेंट्री कभी उमर कुरैशी की और कभी दूसरी करता था। तो दैट्स वाज माय बैकग्राउंड। बाकी ये कि इन टर्म्स ऑफ किताबें वाबें पढ़ी हों या ये जो कंट्रोवर्सीज चल रही थी प्लेयर की, मैच फिक्सिंग की, ये मैंने ज्यादा फॉलो नहीं की, एक्सेप्ट के हाँ ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मगर गॉट बिजी लेटर ऑन। तो सर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्रिकेट की मैनेजमेंट है उसमें उसके दो पहलू अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं, एक है सख्त रवैया और एक है प्यार मोहब्बत का रवैया। अभी तक ये बैलेंस क्रिएट करने में कुछ मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना सर, ये आई थिंक ब्लैक एंड वाइट है, इसमें ग्रे एरिया है ही नहीं, क्योंकि आप अच्छा करते हैं आप ऊपर जाते हैं, आप अच्छा नहीं करते आप फारिग हो जाते हैं। रमीज आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर क्या किया जाए। जब मैं आया था मेरा बिल्कुल यही एटीट्यूड थी, यही मैंने सीखा हुआ था, यही मैंने पढ़ाया भी हुआ था कि यू नो जो गुड ऑफ अ बैड मैनेजमेंट लेज डाउन द रूल्स। मगर यहाँ तो हर बंदा जो है ना, ही इज एन इंडिविजुअल इन हिज ओन राइट, और मेरे साथ कुछ अग्री करके जाते हैं, बाहर जाके कुछ और कर देते हैं। ये बहुत मुश्किल था डीलिंग विद दिस। सबसे बड़ा इशू व्हेन आई वाज चेयरमैन, शुक्र है अब वो मेरा इशू नहीं है, अब शहरयार साहब का इशू है, गुड लक टू हिम। ये टीम सिलेक्शन के ऊपर राइट, हर एक ओपिनियन है, कोच का अपना ओपिनियन है, मैनेजर का अपना ओपिनियन है, सिलेक्टर्स का अपना ओपिनियन है, चेयरमैन साहब का अपना ओपिनियन होता है। फॉर्चुनेटली मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं था, बिकॉज मैंने अपने आप को पहले दिन कहा था कि ये एक्सपर्ट्स की बात है। अच्छा, मैंने इनको ये कहा एक्सपर्ट्स को कि आप लोग बैठ जाएं, कैप्टन बैठ जाए, ये लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ के टीम सेलेक्ट कर लें, फिर डिफेंड करें। अच्छा, हमेशा ये होता था कि जब टीम हारती थी तो टीम के जो कोच या मैनेजर होते थे वो सिलेक्शन कमेटी पे डाल देते थे। सिलेक्शन कमेटी के अंदर मैंने देखा था हर किस्म के प्रेशर्स, और ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अब जाके शायद मैं समझता हूँ 95% प्रोफेशनलिज्म आ गई है सिलेक्शन कमेटी में। मैं जब मैं आया था तो उस वक्त तो 50% थी, सिफारिशें चल रही थी, कॉम्प्रोमाइजेज हो रही थी, एक सिलेक्टर इधर से था, एक सिलेक्टर इधर से था, एक सिलेक्टर इधर से था, वो अपनी रीजन को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो अपनी रीजन को, लिटरली कॉम्प्रोमाइजेज होती थी। मैंने एक दफा की चिड़िया को भेज दिया कि अंदर देखो ये बातें कैसे करते हैं ये मुकमका कैसे होती है कि टीम ऐसे बनती है। तो वो आप यकीन करें, पता लगा कि एक तो लोग कहने कि ये कैसे आ गए टीम में। तो चिड़िया ने ये बताया कि सर वो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा अच्छा तेरा है बंदा रख लेना, साढ़ा है बंदा रख लेना। तो इस तरीके से ये चलती रही चीजें। तो जब चिड़िया की ये खबर मिलती थी तो देन आई वुड कन्फ्रंट द सिलेक्टर्स कि आपने ये मुकमुका किया हुआ है, इसको इंक्लूड किया हुआ है, आपकी वजह से इसको इंक्लूड किया। नहीं सर ऐसे नहीं है, ये नहीं है। बट जैसे जैसे उनको पता चलता रहा कि खबरें मेरे पास आ रही हैं अंदर कैसे ये मुकमुका हो रहे हैं, वैसे ये क्लीन होता गया। और अब मैं समझता हूँ वी हैव अ वेरी फाइन लिस्ट सिलेक्शन कमेटी एंड हारून रशीद साहब उसको हेड कर रहे हैं। जरूर प्रेशर होते होंगे मगर मैं समझता हूँ 95 to 99% इट इज 100 इट्स ऑन मेरिट। बाकी रमीज आपकी भी अपनी चॉइसेस हैं, हर एक की अपनी अपनी होती है कि इस सिचुएशन में ऐसे हो सकता है। मगर रमीज यू बीन द कैप्टन ऑफ द टीम, यू बीन यू नो द इनसाइड्स, आपने पीसीबी में यू बीन अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पी, यू हैव नोन एवरीथिंग, आप दोनों साइड्स को जानते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि जब ये सिलेक्टर्स टीम बनाते हैं तो एक पॉलिसी के तहत बनाते होंगे ना कि हमने आगे टीम को ऐसे बनाना है, आगे ये आ रही है चैंपियनशिप्स, उसके लिए तैयारी करनी है, ये लाइनअप देनी। मगर जो कैप्टन और कोच जो है उनका ये कोशिश नहीं होती कि हम कोई सीरीज हारे ना, हर सीरीज टू सीरीज हम जाएं। तो मैंने ये देखा है कि अगर सिलेक्टर्स जो हैं किसी लॉन्ग टर्म अप्रोच लेते भी हैं तो वो द पीपल हु सेलेक्ट द टीम ऑन टूर, वो जो कमेटी होती है वो हमेशा वो नहीं करती जो सिलेक्टर्स की सोच होती है। तो ये जो कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है बिटवीन इमीडिएटली विनिंग अ सीरीज एंड उस सीरीज के लिए, उस पिचेस के लिए लोगों को तैयार करना, और लॉन्ग टर्म सोचना कि फलाने प्लेयर को मौका ज्यादा देना है बिकॉज ही इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, ये कप्तान बन सकता है 3 साल में अगर इसको मौका मिले, वो होता ही नहीं है। यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। शायद इसकी वजह से ये हो कि ट्रांसपेरेंसी और ओपन, जैसे अभी मैं पीएसएल की बात हम करेंगे, ड्राफ्टिंग हमने देखी और ओपन ड्राफ्टिंग थी, उसको टेलीवाइज किया गया, कोई शुभात किसी को नहीं थे, पता चल गया कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे किस तरह से लॉन्च हो रहा है। कभी आपने सोचा है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स है और पब्लिक ओपिनियन है रिगार्डिंग योर लॉन्ग टर्म प्लान, उसको ओपनली कैमरे पे जब आपकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही हो तो उसके जो फाइनल हाफ एन आवर वो
सारी दुनिया के लिए खोल दें आप टेलीविजन के थ्रू। ये दुनिया में होता नहीं है ऐसे, मगर कर दें आप। हम कर दें। जहां सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म कर सब आवाम के सामने ले आए, मगर ये तो खा जाएंगे एक दूसरे को मार मार। मैं ये कह रहा हूं कि कई चीजें क्रिकेट बोर्ड में, एंड हैविंग बीन पार्ट ऑफ दिस सेटअप, कई हम नई मुश्किल डिसीजंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्रेशर आ जाते हैं, सिलेक्शन के प्रेशर आ जाते हैं, कुछ एरियाज के प्रेशर आ जाते हैं, कप्तान की अपनी स्ट्रेटजी है, बोर्ड की एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि फॉलो नहीं होते हैं। सो इसको ज्यादा पब्लिक में लेके आना, अपना 5 ईयर टर्म या 5 ईयर गोल या 1 ईयर या इस सीरीज में हम क्या करना चाहते हैं, और सभी उसके लास्ट 5-10 मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या कैमरे के सामने आप ये बताएं कि टीम की स्ट्रैटेजी, जो क्रिकेट स्ट्रैटेजी है, वो तो पीसीबी बनाता है ना, गुड ऑफ अ बैड। पीसीबी के अंदर आप जैसे लोग एडवाइजर्स होते हैं, आप नहीं है तो कोई और है। ये एक जब स्ट्रैटेजी बन जाती है, उसके बाद तो श्योरली शुडंट एवरीबडी फॉलो दैट लाइन। अगर फॉलो करना है तो फिर जितने लोग आप ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे डिस्कशन में, उतनी काम खराब हो जाएगा ना। ये तो टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ वाली बात हो जाएगी। पब्लिक कई डिसीजन जो है ना पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी सिनेरियो डेवलप हो रहा था पिछले 1-1.5 महीने में रिगार्डिंग PSL या रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, या हम वनडेज में इतनी चेंजेस क्यों की है, उसकी किसी को बैकग्राउंड समझ नहीं आ रही थी, और फिर एक तरह से एक डिबेट शुरू हो जाती है नेगेटिव टेलीविजन चैनल्स के ऊपर या प्रिंट मीडिया में। उसको कभी सोचा गया कि उसको डिफरेंट तरह से ट्रीट करना? उसकी वजह यह है कि टेलीविजन अगर नेगेटिव नहीं होगा तो उनका ये मौकफ है कि वो बिकेगा नहीं। उन्होंने तो नेगेटिव होना ही होना है। वो अगर आप 2 पॉजिटिव प्रोग्राम कर देंगे तो टेलीविजन उड़ जाएगा। वो कहेगा की गल है, मजा ही नहीं आ रहा। मजा तो आ रहा है, एक तो सुन मारो, उड़ा के रख दो, तेरी है तो तेरी। टीवी ये इसको ओपन अप करना तो क्रिएट इवन मोर प्रॉब्लम। चले अब ये इंडिया पाकिस्तान वाली बात है, छुप के काम कर लो तो ठीक है, खुल के करोगे तो होने नहीं देंगे। अब PSL की तरफ से आते हैं सर। योर चाइल्ड, योर बेबी, यू रनिंग इट। माशाल्लाह से हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है 5 स्टार। इसमें बताएं कि क्या दुश्वारियां थी और जो एकम्प्लिश हमने किया है वो उसकी जो गूंज है वो कब तक सुनाई देगी? आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब मैं शुरू में आया ना एस चेयरमैन, तो ब्रीफिंग ली तो उसमें यह भी पता चला कि एक्स चेयरमैन साहब ने भी सोचा था कि PSL करेंगे। तो मैंने कहा दिखाएं ये, तो सारी पढ़ी ब्रीफ, मैंने कहा हम भी करना चाहिए। तो ये कहा गया, मुझे ये ब्रीफ दी गई कि जी हम नहीं कर सकते, हमने एक दफ़ा करने की कोशिश की, हम फेल हो गए, ये हमारे पास मैन पावर नहीं है, और कहाँ से हम लोग लेके आएंगे जो कि इसको समझेंगे, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बेहतर ये है। और हमने करके देख लिया, हमसे नहीं हुआ। अब आप इसमें मत जाएं। हम ये करते हैं सारे का सारा बेच देते हैं किसी और को, वो आसान है, वो कर लेंगे। हम मोटी बात करें, आड़ती को बेच दें, जो सबसे ज्यादा पैसे लाता है, बैंक गारंटी मिलती है, अल्लाह खैर सल्लाह अपने ये में भरे और बेच दें। वो करते रहेंगे, वो प्रोफेशनल्स हैं, हम नहीं ये कर सकते। अच्छा पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मैं लेके गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हमने यही बात डिस्कस की। उन्होंने कहा हाँ अगर ये मैनेजमेंट आपकी ये कह रही है जिन्होंने करना है कि हम नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर है हम नहीं कर सकते। अगर जो आपने करते धरते हैं वही कह रहे हैं कि हमारे पास की बात नहीं है, हम तो बाकी काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है, इसको हम डाइवर्ट हो जाएंगे। हम हमारा बाकी PCB के जो फिक्सचर्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट है, फॉरेन टूर्स प्रोग्राम है, ICC है, वो हम कहाँ करेंगे? हम कहाँ से लोग नए लेके आएंगे? कहाँ गए? है ही नहीं। बेहतर है किसी गोरे को दे दें, UAE में दे दें, किसी और को दे दें, वो पैसे दे आपको $few million और आप कर। तो ये फैसला हुआ। मैंने कहा अच्छा लोग पैसे ही कर लो, फिर ठीक है, करना तो है हमने। तो फिर उसके लिए एक कमेटी बना दी गई। मैंने कहा मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, बिकॉज उस वक्त काफ़ी वो इश्यूज चल रहे थे अदालतों के। मैंने कहा आप लोग करें, ट्रांसपेरेंटली करें, हम बैठ के देखते हैं। वो उसमें डॉक्टर सलमान शाह, चिश्ती, इस किस्म के लोग हमने डाले, एहसान मानी साहब, सब डाल बोल। हमने कहा जी ये टोटल टॉप लोग हैं, इनसे कर। उन्होंने कर दिया। वो फिर बिडिंग सीडिंग हुई, उसमें जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब हुए वो जिस किस्म की बैंक गारंटीज हम चाहते थे वो नहीं दे सके। तो वो हमारे जो ऑडिटर्स थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है, इस तरीके से तो नहीं है, इतना बड़ा, और ये बैंक गारंटी ठीक नहीं मिल रही है। उनसे नेगोशिएशन करने की कोशिश की, उनकी कुछ मजबूरियां थी। उन्होंने कहा रैप अप कर दो। हमारी कमेटी ने कहा छोड़ दो। अब कमेटी ने जब अपना फैसला कर दिया तो हमने कहा छोड़ दिया, अब आइए अब क्या करें। तीसरा साल अब मैंने कहा यार ये तो ठीक है, एक वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अब करना तो खुद ही पड़ेगा। चलो चेक करते हैं खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो कैसे, और कोई रास्ता है कि नहीं। तो हमें एडवाइस ये की कि दुनिया की टॉप कंपनी, उसका नाम है रेप्यूकॉम।
वो आईपीएल में भी है, ये गोरे हैं, ये फलाने हैं, डिंगड़े, इनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, ये इन्होंने आईपीएल भी किया है, बिग बैश में भी इन्वॉल्व है। हमने कहा ठीक। बोर्ड के पास गया, मैंने वहाँ आर्ग्यूमेंट दी, मैंने कहा जी ये, उन्होंने कहा ठीक है आप हायर कर लें, 4 पैसे तो देने पड़ेंगे, जो ये ओपिनियन देंगे वील गो बाय दैट। उनको हायर किया, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया 2 महीने के अंदर अंदर। उन्होंने कहा ये आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये हमारा रोल होगा, ये फलाने का रोल होगा, ये आपका रोल होगा, ये लोग हायर करने पड़ेंगे, ये बजट होगा। उन्होंने पूरा बना के दे दिया। वो हम बोर्ड के पास ले गए, बोर्ड ने कहा ठीक है अगर ये ऐसे ही है तो हम सैंक्शन कर देते हैं, गो फॉर इट। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। अच्छा, उस वक्त भी वो लोग जो हमारी मैनेजमेंट में थे जो कहते थे हम नहीं कर सकते, वो परेशान थे। बोले यार ये क्या हो गया, हम कहते रहे कि नहीं, अब ये रेपुकॉम को इन्होंने ले लिया, उससे एडवाइस ले लिए, और वो तो लंबे चौड़े कह रहे हैं ये भी रखें, ये भी करें, ये भी करें। बहरहाल दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, डिफिकल्टी स्टार्टेड। फिर यही है कि अपनी मैनेजमेंट को भी कोऑप्ट किया, कुछ लोग यहाँ से लिए, कुछ हमने नए हायर किए, कुछ रेपुकॉम की एडवाइस ली, कुछ फिर मुझे दिन रात काम करना पड़ा बिकॉज बड़े मसले थे। सब एवरीबडी वॉज अ बिग बॉस, तो वो किसी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर मुझे बैठना पड़ा। तो आप समझें कि मैं विली नीली फिर I ended up having to run the whole show. That's how it happened. And एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे के बाद तीसरा, कभी कोई हरे बाग तक खा रहा था, कभी कोई डिप्रेशन कर रहा था, कभी एक साइन करके भाग जाते थे। कुछ ना पूछें, ये तो पूरी किताब लिखी जाएगी। मगर फाइनली इट्स हैपनिंग, जो कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज तो रहेंगे। क्रेडिबिलिटी का इशू इसलिए है कि वो इन्वेस्टर यही सोचता है मैं करूं इन्वेस्ट ना करूं, तो आपने बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर भी आ गए। इसमें अब जो नेक्स्ट बिग चैलेंज यही है कि सबको बोर्ड पे लेके और इसको 10 साल तक रन करना है, सो वो आपका नेक्स्ट चैलेंज है। देखिए चैलेंजेस 4 थे, और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ये अब आखिरी चैलेंज होगा इंशाल्लाह। 4 चैलेंजेस ये थे कि सबसे पहले तो ये था कि ब्रॉडकास्टर को तकड़ा मिले जो पैसे दे और सारा कुछ करे। दूसरा चैलेंज ये था कि टाइटल स्पॉन्सर मिले। तीसरा था फ्रेंचाइजीज मिले। चौथा था प्लेयर्स मिले। अब एक सबसे पहले जो होगा वो फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। जो सबसे पहले ये था कि हमारे पास फ्रेंचाइजीज, मगर फ्रेंचाइजीज ने आखिर में आना था, बिकॉज फ्रेंचाइजीज का ये था कि हमें पता लगे कि पैसे कैसे हैं, तो पैसे का वाला काम पहले करना था, फ्रेंचाइजीज आखिर में था, क्योंकि उन्होंने पैसे देने थे। वो चाहते थे हमें पता लगे पैसे मिलने कितने हैं। मिलने कहाँ से थे? ब्रॉडकास्टर से मिलने थे, टाइटल स्पॉन्सर से मिलने थे, वेन्यूज, टिकटिंग सेल्स, तो ये सारा कुछ करना था। अब अगर एक भी काम खराब हो जाता तो फिर अगला काम हो नहीं सकता था। चेन थी। हाँ, वो चेन थी। तो वो चेन सबसे पहले ब्रॉडकास्टर का था। अब हमने जब ब्रॉडकास्टर के लिए बिडिंग शुरू की तो सबसे पहला धक्का तो हमें वहां मिला कि हमें सिर्फ एक बिड आई। 25 लोगों ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स लिए, किए सिर्फ एक ने। अब उसके पीछे क्या था क्या नहीं था वो एक अलग कहानी है कि क्यों एक आया बाकी कहाँ चले गए, किसने भगा दिया। आपने वो कितने चैप्टर्स लेगी? हर चैप्टर एक है कि क्या साजिश हुई, कैसे उसको ये किया और फिर कैसे भागदौड़ की। राइट। बहरहाल वो एक आया और उससे भी टका दिया। उन्होंने कहा ये टका है, लेना तो ले लो, नहीं तो जाओ। उन्हें पता था कि और है कोई नहीं, तो ठीक है। अब हमने कहा यार ये तो बेहतर है फिर हम कैंसिल ही कर दें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहले तो ये था कि उसको हटा के उसकी जगह पे किसी और को लाना था, तो उसके ऊपर बड़ी भागदौड़ हुई। फिर फाइनली वो भी एक कहानी है, फलानी चैनल, फिर फलाना, फिर ये कर के फाइनली तैयार किया किसी को, फिर पैसे के ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, फिर वो हुआ, फिर फाइनली वो हो गया। जब वो हो गया तो उसके बाद अगला था कि अच्छा अब वी हैव टू गेट टू द फॉरेन। पाकिस्तान का तो हो गया, फिर फॉरेन का स्टिचिंग अप करनी थी। फिर वहां एक पाकिस्तानी प्लस दुबई कंपनी को मिला, उन्होंने वो मिले, उन्होंने फिर बिड की, फिर उसकी उनकी बिड जो थी एक्सेप्ट हुई वगैरह, और अच्छे पैसे मिल गए हमें, मच बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। जहां ज्यादा मिलने थे वहां नहीं मिले क्योंकि अपने लोग थे चाकू लेके बैठे हुए थे। जहां कोई फॉरेनर था उन्होंने कहा यार शरीफ आदमी है, ठीक है जो फेयर है वो कर लेते। बहरहाल वो भी हो गया। उसके बाद प्लेयर्स का था। अब प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही थी कि जी वो MCL हो रहा है, कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ इधर है, कुछ उधर है। पैसे बड़े मांगते थे, अब हमने बजट्स देने थे। अगर पैसे ज्यादा दे दें और फ्रेंचाइजीज पैसे ना दें तो फिर कहां से पैसे आएंगे। खैर एनीवे उसको स्टिच अप किया। वो भी 330 प्लेयर्स हमने इकट्ठे किए और टू हाफ ऑफ देम फॉरेनर्स, ताकि सिलेक्शन ठीक ठाक हो। और आपने देखा किस तरीके से बिगर पाए, बिगर सिलेक्शन, बिगर रिप्रेजेंटेशन। आप देखिए ना
में कौन सा मुल्क है जो नहीं रिप्रेजेंटेड एक्सेप्ट फॉर इंडिया, सारे रिप्रेजेंट हो गए हैं छोटे मोटे होके। और फिर आखिरी स्टेज पे ये श्रीलंका वाला इशू था, कुछ लोग हमारे जो उन्होंने हमसे हाँ की थी, उन्होंने MCL में भी की थी, उनका भी था। बहरहाल ये भी फिर इसको स्टिच अप किया, लोग मानते नहीं थे। हमें इनफैक्ट रेपुकॉम ने हमें ये कहा कि ये आप नहीं कर सकती, हम करेंगे। मैंने कहा हाँ, तुम तो 4 पैसे और बनाना चाहते हो, ये हम खुद करेंगे, हम किसी और को पैसे नहीं देंगे। और हमने खुद किया। तो बड़ी दाद में देता हूँ हमारी टीम को कि जिन्होंने ये दिन रात लोगों को इकट्ठा किया और विदाउट गिविंग एजेंसी कमीशन और विदाउट गिविंग एनी कंसल्टेंसी कमीशन, हमने यहाँ से बैठ के सब कुछ स्टिच अप किया, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई, हमारी लीगल टीम दिन रात काम करती रही इसके ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद अगली स्टेज थी यही कि जी अब फ्रेंचाइजीज। आप देखें 2 महीने से सलमान भट्ट, माई सेल्फ, नायला भट्टी, हम तीनों भाग दौड़ कर रहे थे। जो हमें मिलता था उसको बैठ के लेक्चर देते थे, उसको इनकरेज करते थे, आओ आओ आओ। अच्छा, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि थोड़ी सी मेरी क्रेडिबिलिटी थी। वो कहते थे अच्छा अगर सेठी ने हाथ डाला तो शायद इस पर गड़बड़ नहीं होगी। तो वो फिर अच्छे लोग बात सुनना शुरू की, उन्होंने फिर ब्रीफिंग्स लेनी शुरू की। फिर थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई कि हाँ हाँ ये होने वाला है, ये रुकेंगे नहीं, ये करेंगे। फिर जब आप आ गए और वसीम आ गया तो उसके साथ और भी क्रेडिबिलिटी हो गई। तो ये मिला जुला, सब ने अपना हाथ रखा है, एवरीबडी। अगर आप ना आते तो लोग कहते हैं एम्बेसडर्स कौन से हैं आपके, अगर नायला ना होती तो मार्केटिंग में कौन जाके घेरता, अगर सलमान ना होता तो फलाना कैसे होता। तो ये सारों को इकट्ठा करके फिर, और हमारे CFO जिनने दिन रात, और हमारी लीगल टीम, PCB की लीगल टीम, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं, सब ने बैठ के एक एक एंगल को देखा और ये किया ताकि हम कोई रूल्स ना ब्रेक करें, कोई ये ना हो। इट्स बीन अ वेरी हार्ड ग्राइंड। एंड आखिरी और सबसे पहला वो ये था कि हमें ये कहा गया था कि दुबई के अंदर और शारजा वो सेटल्ड है, हमने रिजर्व किया, हमारी मैनेजमेंट ने हमने ये कहा। जब हम वहां पहुंचे साइन करने के लिए तो उन्होंने कहा कोई रिजर्व नहीं हुआ, हमने तो MCL को दे दिया। उफ, उनके साथ एक और लड़ाई, फिर एक और लड़ाई, फिर हम कतर गए, कतर के साथ वहां शुरू किया, फिर वापस दुबई आए। वो भी एक पूरा चैप्टर है किस तरीके के साथ। फिर कतर के लोग नाराज हो गए कि ये आपने क्या किया। फिर हुकूमत ने हमें कहा कि ये क्या किया आपने, हमारे तो इतने तल्लुकात हैं, आपने ये क्या किया। फिर वहां जाके गोडे हाथ जोड़े पे गए यार अस्सी की करिए मारेंगे। फिर यहाँ जब आए तो जब दुबई वालों को पता चला कि अब और कोई जगह नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा बच्ची अब हम आपसे पैसे निकलवाएंगे। फिर उनके साथ नेगोशिएशंस, लड़ाई झगड़े, नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, हमें IPL इतना देता है। उन्होंने कहा IPL देता होगा, हम तो नहीं दे सकते। फिर दिन रात नेगोशिएशंस के ताकि ये हमारा बजट है, इसमें करें। उनको पता था और ये जाएंगे कहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रमीज ये रहा कि हमको पता था ये जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई और जगह नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब इन्होंने प्लेज कर दिया है तीसरी दफा कैंसिल नहीं हो सकता, अगर तीसरी दफा कैंसिल हो जाता है तो PSL कभी नहीं बनेगा। तो फिर हमने भी कहा आप डट जाओ यार, लड़ो लड़ो लड़ो, रोना धोना, गोडे हाथ लाड़ा करो, करवा लिया। मगर वर्थ इट है सर एक्सपीरियंस। मतलब आपकी अगर चैलेंजेस को हम सामने रखें, ये आपकी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड एकेडमिक्स और पढ़ाना और जो प्रेशर की बात करते हैं और पॉलिटिक्स एंड ऑल, उसमें ये कहाँ फीचर करता है? 20 पाउंड मेरा वजन कम हो गया। वो तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं, ट्रेनिंग मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरी PSL और PCB ने मुझे फार्ग कर दिया। और घर वाले मुझे कहते हैं कि तलाक हो जाएगी अगर तुम छोड़ोगे नहीं, या इनके साथ तलाक करो या मेरे साथ करो। वो घर वाली को आप जानते हैं, जो उनका अलग प्रेशर होता है। नहीं, वो अलग प्रेशर, वो कहते हैं किस चक्कर में तुम पड़ गई, तो तुम्हारा खाता ही नहीं था। मैं उनको कहता हूँ मुझे थोड़ा सा खत्म कर लेने दो, मैं वापस आ रहा हूँ। वो कहते तुम कहते रहते हो वापस आ रहे हो, तुम्हें वो निकालते भी है, तुम नहीं जाते। यार वो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे पकड़ा हुआ है कि जाना नहीं, कहीं करके जाओ। अच्छा, अब बात ये है रमीज के आगे जो चैलेंज है ना, जो असली सवाल है आपका कि इसके बाद अल्लाह करे कोई मेजर मिसहैप से अप एंड डाउन होते रहते हैं, उसके बगैर ये हो जाए, दुनिया देखेगी ये इन फ्यूचर, ये IPL के बाद सबसे बड़ा हो जाए, ये इस पर कोई शक ही नहीं है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसके फायदे सारे आपको पता है, आपने भी बात की, हमने भी की है। मैं जो बात कहना चाह रहा था कि 5 फ्रेंचाइजीज हैं, 1 PCB है, 6 पार्टीज हो चुकी हैं, एक टाइटल स्पॉन्सर है, शायद वो तो आता जाता रहेगा मगर 3 साल के बाद फिर, मगर इस वक्त 5 उनके भी तो अब राइट्स है ना, वो स्टेक होल्डर्स हैं PSL। अब हमारा ये है प्लान, ये है कि ये जैसे ही ये खत्म होता है एक नई कंपनी बनेगी, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी जिसमें PCB का 51% शेयर होगा, फ्रेंचाइजीज का 49% शेयर होगा, फिर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा, अलग से उसको रन करेंगे ताकि ये दैट इज, एंड उसके अपने एडवाइजर्स होंगे, अपना फाइनेंस होगा, अपना सारा कुछ होगा। PCB की जो रिप्रेजेंटेशन है वो शेयर होल्डिंग में होगी, क्योंकि जाहिर है PCB ने बर्थ दिया, जन्म दिया, और जो 4 पैसे अब बनेंगे
पीसीबी के पैसे वापस करके ये फिर शेयर होल्डिंग पीसीबी यही अपने पैसे जो बनाएगा यहाँ वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। दैट इज हाउ दैट कंपनी विल रन, इट विल बी डेमोक्रेटिकली रन। जाहिर है कि जो पीसीबी विल नॉमिनेट द फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको भी वो करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, पीसीबी के 2-3 होंगे डिपेंडिंग ऑन वो शेयर होल्डिंग राइट्स जितनी है, एंड उसको फिर इंडिपेंडेंट तौर पे वो चलेगी। फिर इसमें इतने पहलू है ना, इसके मर्चेंडाइजिंग है, ये डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट है, यू नो द होल थिंग। सो दैट इज हाउ इट विल। अच्छा सर, कमिंग टू प्लेयर्स, आपने इंटरेक्शन किया है इस टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ, इनका क्या माइंडसेट है जनरली? अगर आपसे मैं पूछूं कि जालिम सवाल है ये अगर मैंने कोई बात कर दी मेरे गले पड़ जाए। नहीं, मैं आपको आसान कर अच्छा, आसान कर। पैसा है या स्टेबिलिटी मांगते हैं, पैसा मांगते हैं या कंसिस्टेंसी मांगते हैं? ये क्रिकेट बोर्ड से इनकी क्या डिमांड्स है? हर प्लेयर की अपनी डिमांड है। हर प्लेयर कहता है जो मैं कहता हूँ सही है, जो मेरी डिमांड है पूरी करें। ये बड़ी रेयर बात है कि सारे कहें जी हाँ ठीक है, सबकी डिमांड एक ही है। यहाँ तक रमीज मैं आपको बताऊं, जब हम ये प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो पहले हम कहते हैं अच्छा जी कैप्टन कैप्टन कैप्टन, तीनों कैप्टन आ जाएं और हमारे साथ बैठ जाएं, सिलेक्टर्स आ जाएं वो भी बैठ जाएं, और हम बैठ के एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लड़ाई झगड़े ये कर के अच्छा जी अग्रीड अग्रीड अग्रीड, ठीक है जी आप जाके इसको साइन कर दें। अच्छा हमें ये फिर ये प्लेयर्स जो तीनों कप्तान आए हुए होते हैं हमें दे जी, एक दिन दे, हम जाके जरा प्लेयर्स को आगाह करें। अगले दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, अगले दिन नहीं ये ठीक नहीं है, इसको फिर ठीक करें, फिर मीटिंग करें, यार अभी आप अग्री करके गए, नहीं जी वो प्लेयर नहीं मानते फ्री। भाई अगर प्लेयर नहीं मानते तो आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव, फिर आप ना आया करें, जो नहीं मानता उसको ले आया करें। ये चलता रहता है, ये हर साल ये गंद पड़ा होता है और मीडिया चाकू लेके बैठा होता है कि कोई खबर मिले ताकि इनके खिलाफ, पीसीबी के खिलाफ खबर लगाए। तो ये चलता रहता है। ईच प्लेयर इज एन इंडिविजुअल। वैसे जनरली डिमांडिंग है, वेरी डिमांडिंग, वेरी डिमांडिंग। वो कहते हैं जी कि आप अगर किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं किसी कैटेगरी में से तो वो मीडिया के साथ जाके अपना पूरा महाज खोल लेते हैं। अच्छा मेरे ऊपर प्रेशर जब आता था, अब शायद कम हो गया, अभी भी आता है, मैं कहता हूँ यार मेरा खाता नहीं है ये कि जी फलाने को क्यों नहीं रखा, फलाने सिलेक्शन कमेटी एक बना दी है। अब उसके बाद लेट देम डिसाइड, अगर सवाल पूछना है तो उनको पूछें, हमें क्यों पूछते हैं, हमने तो छोड़ दिया। नहीं जी नहीं आप इंटरफेयर करें, चेंज करें। भाई मैंने इंटरफेयर करनी शुरू कर दी तो फिर टीम ही मैं बना लूं, फिर सिलेक्टर कहेंगे चलो जी असि घर जाने हैं, तुसी टीम बना लो। अच्छा यही होता है ना जब कैप्टन और कोच एक तरफ बैठे होते हैं और वहां से आता है जी फलाने बंदे को भेज दे, ये इंजर हो गया फलाने को भेज दे। सिलेक्टर्स कहते हैं फलाने क्यों भेजे, हम तो फलाने को भेजना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं बना, होना चाहिए बड़ा एक सिंपल कि जी टीम बनानी है सिलेक्टर्स ने, सिलेक्टर्स को बनाना है चेयरमैन ने, बनानी है टीम सिलेक्टर्स ने, चेयरमैन को कोई दखल नहीं होना चाहिए। सिलेक्टर्स के बाद टीम दे देनी है कप्तान को, और कप्तान को और कोच को कंसल्ट करके बनानी है। पर वंस द सिलेक्टर्स हैव डिसाइडेड, अगर उन्होंने बात मान ली है कोच की और कैप्टन की तो अच्छी बात है, नहीं मानी तो कड़वा घुट करके करें काम, और उसके बाद कॉन्स्टोर जो है वो उनका हक है, उसमें सिलेक्टर्स को इंटरफेयर ना करें और वो करें। मगर होता ऐसे नहीं है, होता ऐसे ही है कि सारा वक्त तू मैं ये ईगो सर्विस करनी पड़ती है। अभी आपको याद नहीं है कि आप भूल गए हैं, मैंने आपको एक दफा कंसल्ट किया था, आपको पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पे बड़ा प्रेशर था फ्रॉम मिसबा कि फलाने बंदे को जरूर रखना है। अच्छा वो अच्छा प्लेयर था, तो जब मैंने हारून रशीद था या कोई कौन भी चीफ सिलेक्टर था, मैंने उससे कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि ये मुहिम था कुछ, तो उन्होंने कहा जी वो ठीक है वो ये है मगर ये अपनी आर्ग्यूमेंट थी। तो फिर मैंने कहा मैं किसकी साइड लूं, तो मैंने आपको फोन करके पूछा आप अगर होते तो क्या करते, या मैं वैसे आपको पता नहीं था, मैं इधर उधर के, आपने फिर अपना मुझे मौकफ दिया, फिर मैंने वो मौकफ लिए कि आगे मैंने कहा यार अगर ये दो एक्सपर्ट लड़ रहे हैं मैं तीसरे से पूछ लेता। फिर जाके मैंने समझाया जो जिसके खिलाफ आपकी राय थी, हालांकि आपको पता नहीं था मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आपने ऑब्जेक्टिव बात की, वो फलाना प्लेयर का ये स्ट्रांग है, ये जिम्बाब्वे जा रहे हैं वहां ये है, अगर मैं होता तो मैं ये करता, तो फिर मैंने वो आपकी राय दी। समझाने के ऊपर सर ये कितना मुश्किल था अजहर अली और हफीज को समझाना? जी हाँ, ये इतना मुश्किल तो नहीं था। उनका एक मौकफ है दोनों का, एक का मौकफ ये था कि देखिए अगर हम रख लेते हैं और कल को कोई हादसा हो जाता है, हमारी टीम के अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसको कौन संभालेगा, मीडिया विल मेक अ बिग इश्यू ऑफ इट। कल को कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, कोई विकेट खराब हो जाती है
तो ये इल्जाम बाहर आएंगे, नो बॉल हो जाता है, नो बॉल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये कैसे हम हैंडल करेंगे, और सारा प्रेशर कप्तान पे आएगा। ये एक मौकफ था, तो इसको मैं तो हैंडल नहीं कर सकूंगा इफ आई एम कैप्टन। तो हमने कहा नहीं, ये तो करना पड़ेगा, ये दिस इज पार्ट ऑफ इट। अगर हमने फैसला किया है, और इस वक्त पब्लिक का बहुत डिमांड है ऑनेस्टली। मैंने आपका भी जिक्र किया, मैंने कहा वो राजा साहब भी यही कहते हैं कि देखें ये प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, उनका भी एक मौकफ है। मगर अब बात यह है कि पीसीबी ने एक फैसला किया है, और हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि लेट्स प्ले नाउ। अगर गड़बड़ होगी तो हम अपना फैसला चेंज भी कर सकते हैं, नथिंग इज फॉर। मगर एक पीसीबी का फैसला है और एक पब्लिक का ओपिनियन है, और पब्लिक इस वक्त वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो चाहती है कि ये बच्चा खेले। बच्चे को समझाना है, उसने अब माफी भी मांग ली है प्लेयर्स से, सब कुछ किया है, आगे भी करेगा, और हम दिन रात उसके ऊपर काम करेंगे कि तुमने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। अच्छा, तो खैर वो फिर मान गए, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है, हम पीसीबी के साथ हैं, मगर हमारा ये मौकफ था, हम चाहते थे आपको बताएं। दूसरे साहब का ये मौकफ था कि मेरा तो प्रिंसिपल का, जैसे आपका ज़मीर है, तो एक उनका था कि जी देखें, मैं समझता हूँ कि कभी नहीं माफ़ करना चांस है, इसको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, मगर अगर पीसीबी की ये पॉलिसी है विल गो विद इट, बट वी वांट इट ऑन रिकॉर्ड कि हमारा ये। मैंने कहा ठीक है, बट आप इसको इशू ना बनाइए। सो दैट इज़ हाउ बोथ हैव अग्रीड। बट जाहिर है उनको वो दुखी थे, हमने उनके दुख सुने, हमने अपने सुनाए कि हमारा ये इश्यूज हैं ये है, और फिर समझाया है कि इस वक्त एक पब्लिक भी उसके पीछे है। इस वक्त आप पब्लिक के खिलाफ ना जाएं, हमारे खिलाफ ना जाएं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि प्लीज लेट्स वर्क टुगेदर। हमने आपका रिकॉर्ड कर लिया है, आपके ऑब्जेक्शंस दोनों वैलिड हैं, हमारे जहन में भी हैं, हमारे जहन में भी हैं, मगर हमारी कुछ एक पॉलिसी है, सबने बैठ के बनाई है, सब चीजें देख के, सो देन दिस इज ऑल राइट। कितना प्रेशर था ये डिसीजन लेते हुए मोहम्मद आमिर की कमबैक? मतलब आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया? मैं आपको बताऊं, मेरे पे तो मैं तो प्रेशर नहीं लेता। गलती हो जाए मैं मान लेता हूँ गलती हो गई है, अगर ना हो तो मैं कहता हूँ ठीक है। ये मोहम्मद आमिर की रिहेबिलिटेशन में मेरा छोटा सा रोल था। अच्छा, मैं वो भी आपको बता दूं बड़े मुख्तसरन कि जब मैं आया मुझे कोई पता नहीं था कि क्या इशू है, मगर मीडिया की तरफ से इतना प्रेशर था कि कुछ करें इसके लिए, कुछ करें इसके लिए, कुछ करें इसके लिए, कुछ करें। तो मैंने फिर इसमें इंटरेस्ट लिया और पता लगा कि इसके साथ शायद थोड़ी सी ज्यादती हुई है। तो वो फिर हमने वकील किए, उन्होंने कहा इसके साथ ज्यादती हुई है, गलती से हुई, तस्लीम भी इसलिए की, मगर जो सजा है वो बहुत ज्यादा है, वो कम कराने की कोशिश करें। हमने आईसीसी से बात की, उन्होंने कहा हम मानते हैं कि सजा ज्यादा है, मगर हमारा कानून कहता है कम से कम इतनी होनी चाहिए। अगर कानून कहता कि 1 साल की होती तो हम शायद कर भी देते, कानून कहता है 5 साल से कम नहीं हो सकती, हमने कर दिए, तो हम इसको रिव्यू कर लेंगे, तो आप अपना केस बनाएं। तो हमने बना के दिया, तो उसको 6 महीने की छूट मिल गई। अच्छा, तो और उसने आईसीसी के साथ बहुत तावन किया था। तो पहली तो मेरा रोल है इसके अंदर, राइट और रॉन्ग। मेरा ये यकीन था कि मैं बाय द वे बड़ी जल्दी माफ़ कर देता हूँ लोगों को। मैं कभी दिल में रखता ज़रूर हूँ कि इसने मुझे ये किया था, मगर मैं माफ़ कर देता हूँ। वो कहते हैं ना, फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट। इमरान खान को माफ़ कर दिया? माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था, मैं कहा यार पार्टनर वो सॉरी तो कह दे यार। तो बस वो मेरे दिल में तो माफ़ कर दिया, ऊपर से मैं लगा हूँ कि सॉरी क्या है यार, सॉरी क्या यार, नहीं तो फिर कोई गड़बड़ कर दे। तो हालांकि बाय द वे 1.5 साल जो मेरे पे गुजरी है, और मेरी फैमिली पे जो गुजरी है, और मेरे दोस्तों पे जो गुजरी है, इट वाज नो स्मॉल थिंग। ये छोटा इल्जाम था, ये 35 पंचर लाते, 35 पंचर लाते, 35 पंचर लाते, और मैंने इतनी दयानतदारी के साथ ये सब कुछ किया था। मैंने ऐसे लगता था मेरे सारी दुनिया कोलैप्स कर गई। वो बदावी साहब है, उन्होंने मुझे टीवी चैनल पे पूछा, उन्होंने कहा जी अगर ये प्रूव हो गया कि आपने 35 पंचर लगाए हैं, अभी जुडिशल कमीशन में आगे जाना है, तो फिर मैंने कहा मैं खुदकशी कर लूँगा। मैंने ऑनलाइन, मुझे इतना जज्बाती हो गया, मैंने कहा यार ये मतलब मैंने एक ऐसी इतनी कतरे की गलत काम नहीं किया, दयानतदारी के साथ किया, और आज मेरे पे ये इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। तो वो हैरान हो गया, लाइव जा रहा था, तो कहने लगे ये आपने, तो अगर इमरान खान पता चला कि गलत है तो वो भी खुदकशी कर ले। मैंने कहा नहीं, वो सिर्फ सॉरी कर ले। तो बड़ा आदमी है, हम छोटे आदमी। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड पीएसएल से जो पैसा आएगा, एंड होपफुली बहुत सारा पैसा आएगा, इसकी यूटिलाइजेशन के आपने कुछ खाने बनाए हुए हैं कि किस तरह से ये पैसे को यूज करेंगे? क्योंकि एक जो हमारा नेबर अच्छी चीज कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जो 50s और 60s के एरा के और 70s के एरा के जो प्लेयर्स थे, उनका एक स्टाइपेंड इन्होंने मुकर्रर कर दिया और उनको एक इज्जत दी, ताकि उस जमाने में पैसे भी नहीं थे, और उनका एक छोटा मोटा घर का खर्चा वर्चा चल जाता है इज्जत के साथ। तो अभी आपने बात की कि रिहैब में आमिर को साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़ा, आपको एक पूरा करना पड़ा, क्योंकि एक मतलब है बड़े खराब दौर करना चाहिए। देखिए रमीज, मैं लेट मी टेल यू, मैं जब आया तो मैंने देखा कि पुराने प्लेयर्स जो हैं
35,000 रुपये महीने की पेंशन लगेंगी, 20,000, 35,000। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट बनाई, पाकिस्तान को शोहरत दी, ये हमारे रियल हीरोज हैं। उस जमाने, आपके ज़माने के जो हीरोज़ हैं वो रियल हीरोज़ हैं। आजकल के हीरोज़ आए और गए हैं। मैं अब क्या कहूँ, हीरो ज़ीरो एक ही काम चल रहा है। आप लोग तालीम याफ्ता थे, आप लोग एमेचर्स थे, आप लोग जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली वाइट फ्लैनल्स पहन के, वो दैट इज़ रियल क्रिकेट। यू आर द रियल हीरोज। मैं वही कह रहा था, हेलमेट नहीं पहने और दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर्स आप लोगों ने फेस किए, यू नो। सो मैंने इनको कहा इसको रिवाइज करो यार। फिर मैंने देखा कुछ लोगों की पेंशन काटी हुई थी, झगड़े चल रहे थे, मैंने वो खत्म कराया। मैंने कहा यार ये खत्म करो। शोएब का चल रहा था, सरफराज का चल रहा था, फलाने का चल रहा था। मैंने कहा यार खत्म करो, दो इनको क्यों रोका हुआ। एक हमने बेनेवोलेंट फंड बनाया हुआ पीसीबी के अंदर, जिसमें से हम ये सारे खर्चे करते हैं और यकीन करें ठीक ठाक खर्चे हो रहे हैं। इंश्योरेंसेस हैं, ये है, मेडिकल है। यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बिकॉज उनको ज़रूरत है, दे आर जेन्युइनली फेसिंग डिफिकल्टीज। तो हम ज़रूर, ये पीसीबी तो करता है और करता जाएगा। पीएसएल का क्या तल्लक है इसके साथ, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक ये पीसीबी का काम है, नॉट पीएसएल। तो आगे चल के सर अब आपकी क्या पर्सनल गोल्स अब क्या बच गए हैं? गोल एक है मेरा अब ये है कि पीएसएल को लॉन्च करके, स्टेबलाइज करके, कंपनी बना के, इंस्टीट्यूशनलाइज करके, डेमोक्रेटाइज करके, कॉर्पोरेटाइज करके, उसको चला के और अलविदा करके मैं चला जाऊं। आप लोग कहें यार सेठी एक कम तो कर गया सी। बाकी पीसीबी तो चलता रहेगा। चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल उनकी भी 1 साल 1.5 साल टर्म अभी रहती है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हम स्टेबलाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर जो अल्लाह को मंजूर है। थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू।